जी मेरा नाम मतीउल्लाह है। मैं शिफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से ग्रेजुएट हूँ 2017 में। जिस तरह मैंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस शिफा में भी 2-3 साल रहा, और पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एक साल रहा, और फिर 2-3 साल मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गई सीधू टीचिंग हॉस्पिटल में। मेरा इंक्लेक्स जो है ना, वो 2023 31 मार्च को मेरा इंक्लेक्स पास हो गया है। तो इसके बाद जब मैंने आया, तो उस टाइम अवेयरनेस बहुत कम थी, काफ़ी लोगों को इंक्लेक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी मुबशिर के साथ। काफी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस जो है ना यूट्यूब चैनल पे देखी। मैंने वहां पे कांटेक्ट नंबर दिया था, लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट की और पर्सनली मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट किया। मैंने काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि मैंने जरूरी समझा कि लोग अपना प्रोसेस खुद नहीं कर सकते थे, तो मैंने लोगों का प्रोसेस स्टार्ट किया। और फिर डेफिनेटली जब सर्विसेज मेरे बढ़ गए, तो मैंने फिर चार्ज होना भी शुरू किया। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी कंसल्टेंसी का काम है तकरीबन 2 साल से। मेरे पास टोटल जो है ना 85-86 क्लाइंट्स हैं जिनका मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन 10 लोग इंटेक्स पास कर चुके हैं, और तकरीबन 30-40 क्लाइंट्स का बल्कि 50 तक वो एलिजिबिलिटी लेटर भी आ गया है, लेकिन अभी एटीटी के लिए अप्लाई नहीं की। और कुछ लोगों ने एटीटी के लिए अभी अप्लाई की है, तो इंशाल्लाह 10-15 लोग का इंशाल्लाह एग्जाम भी होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सक्सेस रेट है। यूट्यूब चैनल पे लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की भी ज़रूरत है। एक तो ये इसलिए कि हम अकेले नहीं पढ़ सकते, हमें पीछे से थोड़ा सा पुशअप होना चाहिए। तो मैं काफ़ी दफ़ा इरादा की, लेकिन मेरे साथ टीम नहीं बन रहा था। मेरे साथ मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों के बार बार कहने पे मैंने इरादा किया है कि इंशाल्लाह हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सब लोग अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको एक रोड मैप दे दे, जहाँ पे उनको मुश्किलात है वहाँ पे उनका साथ दे। बाकी कुछ कंटेंट में हम उसको ऐसा समझाएं ताकि उनको खुद पढ़ने में आसानी हो जाए। हमारे पास यूवर्ल्ड क्यू बैंक है। मैं चाह रहा हूँ कि यूवर्ल्ड क्यू बैंक से प्रैक्टिस कराओ, टिप्स एंड ट्रिक्स उन लोगों को समझाओ कि किस तरह आप लोगों ने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, आपने एलिमिनेशन किस तरह करनी है, आपने प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करनी है, और आपने जो है ना साटा क्वेश्चन किस तरह करनी है, इंडियन स्टाइल क्वेश्चन किस तरह करनी है। तो जो बुनियादी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता वो समझानी है। और इंशाल्लाह हमारा कोशिश होगी कि हम जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं तो हम कवर कर ले। हमारा मेन एम जो है ना, लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देना है ताकि लोग अपने तैयारी में उसको काफी सपोर्ट मिल जाए। तो इसके लिए मैंने पहले तो मेरे फहद से बात हुई थी, और फहद ने एग्री भी किया था। वो शिफा का ग्रेजुएट है माशाल्लाह, बहुत लायक बंदा था। तो मैंने उसको समझा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम काम स्टार्ट कर ले, लेकिन हमारा क्वालिटी हो। क्योंकि मैं बहुत बहुत पहले भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मुझे क्वालिटी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने स्टार्ट नहीं की थी। अभी मैं इसी कोशिश में हूँ कि हमारी क्वालिटी अच्छी हो, अच्छे लोग हो, ताकि हमारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हो, उनका फायदा भी हो जाए, और हमारे क्लाइंट सिंप्लेक्स पास भी कर जाए। तो इसके लिए जो है ना, मैंने पहले तो फहद से, और अभी शबीर भाई के साथ हम तीन टीम वर्क थे, और एक और बंदा कभी सोचा था कि साथ में शामिल कर लो, लेकिन फहद की कुछ मजबूरियां आ गई है। वो कह रहे कि शायद मैं आप लोग के साथ कंटिन्यू ना जा सकूं, तो आप किसी अल्टरनेट बंदे को रख लो। तो मैंने मजहर से रब्ता की। मोहम्मद मजहर आपके साथ खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा कि वो अभी क्या क्या कर रहे हैं, कब उन्होंने क्लिक्स पास की, किस तरह की। तो इंशाल्लाह मुझे उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि वो बंदा आप लोगों को बहुत हेल्प आउट कर लेगा। और फिर इंशाल्लाह शबीर भाई है, वो भी आप लोग के साथ अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा। तो मजहर भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन भी करवाए, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन भी बताए लोगों को, ताकि लोग आपको जान भी ले, और इंशाल्लाह आपसे एक्सपेक्टेशन जो रखना चाहते हैं तो उसमें भी उसका हेल्प हो जाए। जी मजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मतीउल्लाह भाई ने बताया कि आपको मेरा नाम मजहर है, और मैं यहाँ कराची में होता हूँ। 1992 में मैंने नर्सिंग पास की, ग्रेजुएशन की लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची से। कुछ अर्सा फिर मैं यहाँ रहा। 2001 में मैं फिर सऊदी अरब चला गया, और 2016 के अप्रैल में मैं वहाँ से फाइनल एग्जाम पे वापस आया। इस दौरान मैं सऊदीया में भी रहा और दुबई भी चला गया वहाँ से। और तकरीबन 16 साल के करीब मैंने बाहर गुजारे मुल्क से। इस दौरान में मैंने दुबई का डीएचए किया, और सऊदीया का एमओएच पास किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ओमान का ओएमएसपी, ओमान मेडिकल स्पेशलिटी बोर्ड होता है, एक टेस्ट होता है नर्सिस के लिए, वो भी मैंने पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं ओमान की तरफ जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके वापस पाकिस्तान आ गया। और यहाँ आने के बाद 2016 का मैंने कहा कि कुछ करना चाहिए, फिर बीएसएन वगैरह किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एमबीए किया हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और उसके साथ फिर मुझे ये ख्याल हुआ कि अब जब ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो कहीं ना कहीं
कोई ऐसा बड़ा नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए जो कि कहीं आगे मजीद फर्दर जो है वो ज़्यादा हेल्प कर सके। तो फिर मैं एम प्लस की तैयारी में लग गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगस्त 2024 में मलेशिया में जाके मैंने एम प्लस का एग्ज़ाम दिया। और इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पास किया। और उसके बाद मेरा एक कंपनी के साथ प्रोसेस चल रहा है। और इस वक्त जो है मैं यहाँ कराची में एम प्लस की टीचिंग करता हूँ एक इदारे में। और एक नर्सिंग स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ साथ में। और मतीला भाई ने कहा था कि कुछ थोड़ा सा टाइम मुझे भी दीजिएगा, तो मैंने बस उनके कहने पर जो है अब इंशाल्लाह इनके साथ अभी भी ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह तबारक व ताला बहुत सारी चीज़ें जो नर्सिंग की जो लोग हैं एनप्लस जो करना चाह रहे हैं और विलिंग हैं और कमिटेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं करने के लिए। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ रहा रहेगा। और जो भी कुछ इसमें प्रोसेस है इसकी प्रिपरेशन का, उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसील से आप लोगों से बातचीत होगी। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना टाइम इसमें हमें चाहिए स्टडी के लिए, कंटेंट पे कितना वक्त वक्त देना है, एमसीक्यूज पे कितना आपने वक्त लगाना है। और उसके साथ जो है आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट्स हैं वो आपने स्टडी करने हैं। और क्वेश्चन टाइप्स किस तरह के आते हैं और उसको फोकस कैसे करना है और उन क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह तबारक व तआला हम लोग जो है आपके साथ रहते हुए इन चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि सबसे पहले तो जितने भी लोग हमारे साथ जो है वो कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि उनको अच्छी से अच्छी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और उसके बाद जो जो भी हमारी तरफ से जो बच्चे अपीयर हों एग्जाम के लिए, इन द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो लोग भी पास करें इस चीज़ को इंशाल्लाह। बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह होंगी, बहुत सारे इसमें चीज़ें होंगी, किन पे ज़्यादा फोकस करना है और किन के ऊपर ज़्यादा हमने ध्यान देना है। एनजीएन टाइप्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, एमसीक्यू साटा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस प्रोसेस के दौरान में हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं मेरी तरफ से। थैंक यू मजहर भाई। पहले मैं उन लोगों को ये बता दूं कि आज से पहले जितने लोगों ने तैयारी की है, इवन विद यू एंड मी, कि सब ने खुद प्रिपरेशन की, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, किसी से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। ठीक है, सब ने सिर्फ तैयारी की और क्लिक्स पास कर चुके हैं। हाँ, इसमें कुछ एक दो बंदे ऐसे भी होंगे जो फेल भी कर चुके होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट से, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट से सब ने पास किए। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग इंशाल्लाह खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ होते हुए आपको थोड़ा सा मतलब समझो कि एक जीटी रोड पे जाना होता है, एक मोटरवे पे। हमारे साथ आप मोटरवे पे जाएंगे, सुकून के साथ जाएंगे, आप लोग को गाइडेंस मिलता जाएगा। आप लोग बहुत जल्दी इंशाल्लाह अगर 6 मंथ में कवर कर सकते हैं तो 4 मंथ्स में कवर करेंगे। सिर्फ ये फायदा होगा। हम कोई आप लोग का इंक्लिक्स हम नहीं पास करेंगे कि हम आपके लिए जाके इंक्लिक्स पास कराएंगे, लेकिन हम आप लोग को हेल्प जरूर करेंगे, जो कि आप शॉर्ट टाइम में इंक्लिक्स भी पास करेंगे और आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। सिर्फ हम ही कमिटेड आप लोग के साथ हैं। कोई किसी के साथ ये कमिटमेंट नहीं करता कि पास कराना हमारा काम है। पास करना आप लोग का अपना काम है। सिर्फ स्टडी कोई बंदा करेगा तो पास करेगा, सिर्फ स्टडी नहीं करेगा तो मैं अभी कह रहा हूँ कि हमारे साथ क्लासेस भी ले, जो भी करे, पास नहीं कर पाएगा। ये तो मैं क्लियर आपको बता दूं। सेल्फ स्टडी इज सबसे इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद ये है कि हम आप लोग को इंशाल्लाह ये बताएंगे कि इस सब्जेक्ट्स को, नर्सिंग क्लिक्स के जो कोर्स करिकुलम है मेरे पास, मैं इंशाल्लाह भी आपको दिखाऊंगा। इसी करिकुलम को मैं आप लोग के सामने रखते हुए आपके सामने कंटेंट रखूंगा। आप लोगों के साथ खुद ही कोशिश करूंगी कि असाइनमेंट देख के आप लोग खुद तैयारी कर ले। हम इसमें मॉक टेस्ट देंगे, आपको तैयार करेंगे। तो हमारा आप लोग के साथ सेशन जो है ना, इधर ट्रेनिंग होगा, हम आप लोग को ट्रेन करेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह। और इसके बाद मैं मोहम्मद शबीर को जो है ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आ जाए, वो भी इंट्रोडक्शन भी कर ले, और वो अपना प्लान का हिस्सा आप यहाँ पे डिस्कस कर ले कि वो आगे आप लोग के साथ क्या रोल प्ले करें। मोहम्मद शबीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद शबीर भाई। अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है जी मतलब? जी जी। जी जी, आवाज आ रही है। जी शबीर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक हो गया। चलो मैं दोनों को इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। अच्छा ग्रुप, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। एक अपना लाहौर शालामार हॉस्पिटल से किया है जो कि यूएचएस के अंडर है। हमारा सेकंड बैच था शालामार हॉस्पिटल में।
उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। और एनक्लेक्स मैंने गवर्नमेंट के अदारे में ही रह के किया क्योंकि मैंने एक दो दफा इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट की नर्सेज जो है ना वो एनक्लेक्स पास नहीं कर सकती हैं। तो मुबशर भाई जो आपको पता है लंदन में होते हैं, तो उन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं फर्स्ट टाइम कोई नर्स देख रहा हूँ जिसने गवर्नमेंट का में रहते हुए एनक्लेक्स पास किया है। दूसरा ये मैं बताऊं, मैंने एमएसएन किया हुआ है, यूएचएस से ही हमारा बैच था। 2017 से 19 तक का बैच था। और करंटली मैं प्रिंसिपल हूँ सहारा नर्सिंग कॉलेज नारगौल में। और मेरी अकोमोडेशन या मेरी रेजिडेंस वो यहाँ पे लाहौर में है। तो मैंने एक साल पहले अपना एनक्लेव पास किया था, ज्यादा हो गया मेरा। 31 अगस्त 2023 में मैं अपना एनक्लेव पास लिए। और जो करंट अभी शबीर भाई, ये चल आपकी रहा है आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है शबीर जी, भाई। आपको पता है कि क्लासिक होता था कि इंजन है, तो मैंने भी जो है वो इंजन पास था। जैसे मतीउल्लाह भाई बहुत सर्जन है, उनके काफी जी मतीउल्लाह भी आ रही है आवाज? हाँ अभी सही हो गया, हाँ अभी सही हो गया, हाँ ठीक है, दरम्यान में थोड़ा सा स्क्रैप हो रहा अच्छा था। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा अच्छा। तो जिस तरह जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, मतीउल्लाह भाई ने आपको सारा गाइड किया है, समझाया कि किस तरह ये प्रोसेस चलता है, क्या है एक्चुअली प्रोसेस। ये है कि जिस तरह जब मैं प्रोसेस कर रहा था तो मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, मेरे पास भी एक रोड मैप नहीं था। तो जब मैंने एनक्लेक्स किया था मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज्यादा मेरे पास मटेरियल नहीं था, मैं खुद सर्च करता था, लोगों से हेल्प लेता था, मतलब मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यानी मैंने खुद से अपने सेल्फ पे मैंने पैसे भी लगाए बहुत ज्यादा, मटेरियल भी परचेज किया, लोगों के पास गया, तो बड़ी एफर्ट होती है। तो ये जितने भी लोग हैं, अगर इनके ही मतलब प्रोफेशन के लोग, नर्सिस ही अगर इनका प्रोसीजर कर रही हैं या नर्सिस इनको हेल्प आउट कर रही हैं, तो मेरे अंदाज से ये इनके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है एज कम्पेयर टू जो दूसरे नॉन नर्सिंग के लोग हैं, जो एजेंट हैं, एजेंट माफी है, जो नर्सिस से पैसे लेते हैं और जिनको नर्सिंग का कुछ भी नहीं पता होता है, और वो लाखों रुपया लेके नर्सिस से फ्रॉड करते हैं। तो मेरे अंदाज से ये आप लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एनक्लेक्स की A to Z गाइडेंस मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि तीनों एनक्लेक्स पास जो वो लोग आपको टीच करेंगे, जितने भी लोग हैं, और अथेंटिक मटेरियल दिया जाएगा डिफरेंट साइड से, मतलब आर्चर है, सिंपल नर्सिंग है, यू वर्ल्ड है। मैंने भी आर्चर यूज किया था, सिंपल नर्सिंग यूज किया था, सब्सक्रिप्शन ली थी। ठीक है। तो जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, जो जो इनकी क्वेरीज होंगी, जैसे भी होंगी, तो इंशाल्लाह हम सबकी क्वेरीज जो है ना वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। क्योंकि माशाल्लाह सबका ही हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा 12 साल का 12 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मतीउल्लाह साहब स्टिल क्लिनिकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे जो दूसरे मजहर भाई हैं कराची वाले, तो माशाल्लाह इनका तो हमसे भी ज्यादा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। तो सेक्स स्टोरी हम आप लोगों से इस तरह अपनी शेयर भी करते रहेंगे। तो बाकी मतीउल्लाह भाई मेरी तरफ से यही है। तो बाकी किसी ग्रुप मेंबर ने कुछ कहना है या पूछना है या जो भी है, आप उनको भी बोलने का मौका दें। ठीक है। जी मतीउल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम जी मतीला भाई, ये कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं, ये प्लीज देख लीजिएगा इसी चैट में। हेलो मजहर भाई, स्क्रीन शो हो रही है? जी जी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ ठीक है, मैंने शायद म्यूट किया था, मैं आवाजें लगा रहा था, मैंने कहा पता नहीं जवाब नहीं आ रहा, मैंने खुद आपका नहीं म्यूट। नहीं।
अच्छा ये देखो अच्छा अच्छा। कि हमारा पास जो है ना एंक्लेक्स की आर एन टेस्ट प्लान इफेक्टिव अप्रैल 2023, ये जो एनजीएन वाले हैं, ये हमारे पास सिलेबस है। हम कोशिश ये करेंगे कि ये एनसीएसबीएन की जो सिलेबस है हम उनके साथ यही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह उनके साथ जो हमारे पास आर्चर की भी सारे लेक्चर्स है, हम आर्चर को भी देख सकते हैं, साउंडर्स को भी देख सकते हैं, और साथ में सिंपल नर्सिंग के बुक को भी हम उसको पेश कर सकते हैं। लेकिन ये आपके साथ टेबल में शेयर इसलिए करना चाह रहा था ताकि हमें ये पता हो कि हमारे सब्जेक्टिव ये है। ये आप देखें, सेफ एंड इफेक्टिव केयर एनवायरनमेंट, जिसमें सब कैटेगरीज मैनेजमेंट ऑफ केयर एंड सेफ्टी इन्फेक्शन कंट्रोल, इसके सामने परसेंटेज लिखे हैं कि इतने परसेंटेज आपको एग्जाम में आ सकता है। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस से 6 to 12%, और साइको सोशल इंटीग्रिटी से भी 6 to 12%। फिर फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी में फर्दर फोर एडिशनल पार्ट्स है: बेसिक केयर कंफर्ट, फार्माकोलॉजिकल पेरेंटल थेरेपी, रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल एंड फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास कंटेंट होगी, हमने वो कंटेंट आप लोग को पढ़ानी है, और यही एनसीएसएम के सिलेबस आप लोग के सामने इंशाल्लाह स्टडी करनी है। ये तो हमारे पास सिलेबस है। फिर मैनेजमेंट ऑफ केयर फर्दर डिवाइडेड है कि इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या होंगे, सारे के सारे टॉपिक्स है। तो इंशाल्लाह हम सिलेबस, इसी सिलेबस को फॉलो कर लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं आपके साथ जो शबीर भाई थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन कर लेगा, मैं वो भी आपके साथ सामने शेयर कर लेता हूँ। शबीर भाई, ये सामने नजर आए आपका प्रेजेंटेशन? जी जी, मुझे आ रहा है नजर। अच्छा, पहले आप ये बता दें कि ये एंक्लेक्स क्या है। इनको सबको पता है, काफी लोगों को, लेकिन फिर भी पता है कि ये कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्ट होता है, पास फेल रेशियो क्या होता है। थोड़ा सा आप इसको ब्रीफ कर लें, लेकिन शॉर्टली कर ले ताकि लोग का टाइम ज्यादा। अच्छा, ठीक हो। अच्छा, मैं एनक्लेक्स के बारे में बता दूं कि एनक्लेक्स आपको पता है कि एक ऐसा एग्जाम है अमेरिका में, एज ए रजिस्टर्ड नर्स जॉब करने के लिए एनक्लेक्स पास करना मस्ट होता है। ठीक है, दूसरा ये थोड़ा बता दूं कि एक्चुअली 150 एमसीक्यूज होते हैं टोटल। और जो है ना 5 घंटे का टाइम होता है, 5 घंटे में आपने 150 एमसीक्यूज करने होते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा एमसीक्यूज सही हो रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ आपके एमसीक्यूज सही हैं, तो फिर 85 पे क्लोज हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर 85 पे तब भी क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप इलिजिबल नर्स नहीं है यूएसए में जॉब करने के लिए। सेकंड ये है कि अगर सम टाइम इस तरह होता है कि कुछ सही हो रहे हैं कुछ गलत हो रहे हैं, तो फिर 85 से आपको 150 तक लेके जाएगा। कि मैक्सिमम सिस्टम की भी ये कोशिश होती है कि आपको पास कर दे। वो आपको कुछ इजी क्वेश्चन देगा, कुछ मुश्किल क्वेश्चन देगा। और इससे अलावा जो अभी मतीउल्लाह साहब ने आप लोगों को ये दिखाया कि ये करिकुलम डिजाइन किया हुआ, इसी में से ही मतलब हर पोर्शन में से जितना परसेंटेज है उस हिसाब से उसने एमसीक्यूज लेने हैं। 3 आपको एनजीएन के क्वेश्चन आएंगे। एक जो केस स्टडी होगा उसमें से 6 एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि 18 एमसीक्यूज आपको टोटल क्लिनिकल बेस से ही आएंगे। ये कंप्यूटर अडॉप्टिव, जिस तरह ये इन्होंने बताया हुआ कैट के बारे में कि ये कैट किस तरह होता है, ये कंप्यूटर अडॉप्टिव टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसमें ये दिखाया हुआ है कि हायर एबिलिटी क्या है और क्लोजर या लोअर एबिलिटी क्या है। यानी कि अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं 85 पे, अब क्लोज है, पास हो जाएगा। अगर आपकी एबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा कम है पास नहीं करने की, फिर आप फिर भी 85 पे क्लोज हो जाएगा। अगर 50-50 है तो फिर आपको मैक्सिमम जो है ना 150 तक लेके जाएगा पास होने के लिए। और इसके अलावा ये एनजीएन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट करना आप, अच्छा, मतलब नेक्स्ट करना, जी जी जी। एनजीएन पे आना, एनजीएन पे। ये, या आगे जाओ। हाँ जी जी जी, इससे भी नेक्स्ट चलें। हाँ हाँ, ये एनजीएन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे रोक लें। ये देखें, ये एनजीएन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनजीएन का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें टोटली केस स्टडीज होती हैं। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा तो मैं आपको अभी थोड़ा सा गाइड कर लूं कि इसमें जिस तरह ये लिखा हुआ है स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, कहता है विल ऑलवेज बी सीन बाय इटसेल्फ है, नॉट अटैच टू एनी सॉर्ट ऑफ केस स्टडी। समटाइम इस तरह होता है कि जिस तरह सिंपल एक वन आपने मतलब 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, तो आपने सिंपल एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने सेटा के क्वेश्चन होते हैं, सेटा का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यानी कि एक क्वेश्चन के मतलब जो है ना 3 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, इवन के 5 भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल एनक्लेक्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें वही मतलब जो है ना सिंपल एक ही क्वेश्चन वाला पूछा होता है इसमें। नेक्स्ट चले मतलब। हाँ, ठीक है। वो टाइप क्वेश्चन। हाँ, बोट आई क्वेश्चन है। जिस तरह बोट आई क्वेश्चन में मतलब लिखा हुआ है
कि एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, कहता है बोट टाइप क्वेश्चन, कहता है विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंड सिचुएशन, फॉर एग्जांपल नर्सेज नोट्स वाइटस, मतलब इस तरह एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक केस सिनेरियो टाइप दिया जाएगा, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब जिस तरह इन्होंने यहाँ पे लिखे हुआ है कि नर्सिंग नोट्स क्या थे, वाइटल साइंस क्या थे पेशेंट के एट द टाइम ऑफ, अगर एडमिशन आया है, वार्ड में आया है या इमरजेंसी में आया है, उसके लेबोरेटरी रिजल्ट्स क्या थे। ठीक है, फिर आपने उनके लेबोरेटरी रिजल्ट्स को देख के, उसके वाइटल साइंस को देख के आपने बताना है, वो आपसे पूछेगा कोई नेक्स्ट चीज ना, कि आप कौन कौन सी चीजें इसकी इंप्रूव हुई थी, कौन कौन सी चीजें स्टैटिक थी, और कौन कौन सी चीजें इसकी डिटेरियोरेट हुई थी। तो ये वो टाइप क्वेश्चन होता है कि एक सिनेरियो देगा, उसमें से उसने पूछना है कि इसका क्या था। ठीक है, तो जिस तरह ये नर्सिंग नोट्स आप देखेंगे, वाइटल्स वगैरह, ये इसमें पूछेंगे। नेक्स्ट चले आप, बताइए। 10 क्वेश्चंस। हाँ जी, जिस तरह ये ट्रेंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये दिया हुआ था कि कहते हैं ट्रेंड क्वेश्चन प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ओवर ए टाइम इन ए मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है फॉर्मेट आर फ्लो शीट विच रिक्वायर एग्जाम टेकर टू रिव्यू दिस ट्रेंड इंफॉर्मेशन ओवर टाइम है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, द क्लाइंट एट देयर फर्स्ट विजिट एंड अगेन एट द सेकंड विजिट एंड 4 मंथ लेटर। ठीक है, ये ट्रेंड क्वेश्चन होते हैं कि जिस तरह पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, फर्स्ट विजिट में आपने क्या नोट किया था, सेकंड विजिट में क्या किया था, प्रीवियस उसकी मेडिसिन क्या चल रही है। तो इस तरह के मतलब जो है ना वो क्वेश्चन आपसे जो है पूछेंगे, मतलब टाइम से रिलेटेड भी वो आपसे पूछ सकते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है, क्लाइंट्स का इनटेक एंड आउटपुट 10 बजे इतना था, 2 बजे इतना था, 6 बजे इतना था। तो ये सारी चीजें, एक ट्रेंड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ। अच्छा, नेक्स्ट आप चलें। जी ठीक है। ये मैं ना जब जब हम क्लासेस लेंगे और जब आपको गाइड करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें शायद आपको फर्स्ट डे क्लियर ना हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में ये सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जिस तरह इन्होंने ये लिखा हुआ यहाँ पे अनफोल्डिंग केस स्टडीज है, और एनजीएन क्वेश्चन टाइप, यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखें लिखा हुआ है रेड कलर का, एनजीएन क्वेश्चन टाइप। तो ये वाले एनजीएन क्वेश्चन टाइप होते हैं जिसकी मैंने बात की थी, जो आजकल एनक्लेक्स हो रहा है, ये एनजीएन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जो एनक्लेक्स टेस्ट है, इसमें मैंने बताया आपको कि 6 मतलब एक केस स्टडी होगा। ठीक है, एक केस स्टडी होगा और उसमें से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो आपके माइंड की जो 6 जो है ना डोमेन्स है उनको चेक करेगा। जिस तरह डोमेन 1 में रिकॉग्नाइज क्यूज क्या होते हैं, कि मतलब आप प्रॉब्लम को किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। सेकंड क्यूज है कि कोई प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं, मतलब नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थर्ड पे वो प्रायोरिटाइज हाइपोथेसिस, यानी कि आपने नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है या कोई भी काम करना है तो आप उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग इंटरवेंशन एंड नर्सिंग स्किल के मुताबिक। ठीक है, फिर 4 नंबर पे वो आपसे पूछ सकता है जनरेट सोल्यूशन। ठीक है, आपने जनरेट सोल्यूशन में ये होता है कि आपने नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करनी है। ठीक है, आपने मतलब रिकॉग्नाइज भी प्रॉब्लम को किया, उसको एनालाइज भी किया। अब आपने प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज के बाद आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वो एक केस स्टडी में पूछेगा, यानी कि केस एक ही होगा और उसके 6 एमसीक्यूज होंगे। 5 नंबर पे कहता है टेक एक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई भी अपना नर्सिंग स्किल्स जो है ना वो परफॉर्म करनी है। ठीक है, और एट द एंड वो एवेल्युएट आउटकम्स है कि जो भी आपने सारा प्रोसीजर किया उस पेशेंट के ऊपर, एट द एंड उसका फायदा क्या हुआ पेशेंट को, जो भी नर्सिंग स्किल किया उससे क्या इंप्रूवमेंट हुई, नहीं हुई, या डिटेरियोरेट हुई। तो मतलब इस तरह ये एनजीएन के क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जाएंगे, और मोस्टली ये हर कैंडिडेट को 3 एनजीएन 3 केस स्टडीज मस्ट आएंगे, ये अपने माइंड में सबने रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आप चले। जिस तरह ये हाईलाइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ये मैं बता दूं, जिस तरह ये थोड़ा ये कलर है, फर्स्ट वन ना, हाईलाइट इन टेक्स्ट के सामने लिखा हुआ स्कोरिंग, 0/1 है, नीचे स्कोरिंग है 0 प्लस है और ओवर माइनस है। तो आप लोगों के लिए या जो एनजीएन अभी दे रहे हैं उनके लिए ये फायदा ये है कि अभी पार्शियल स्कोरिंग सिस्टम है। पार्शियल स्कोरिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि पहले तो ये था कि जो सेटा के क्वेश्चन होते थे, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है उसमें से 3 जो है ना एमसीक्यूज वो ठीक है, 2 गलत है, तो जब तक आप 3 नहीं लगाते थे तो तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं लिखते थे। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, उन्होंने पार्शियल स्कोरिंग कर दिया है।
अगर आप 2 लगा देंगे तो 2 के आपको पार्शियल स्कोर मिल जाएंगे, अगर 3 लगाएंगे फिर तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये है कि जितना आपको जो सेटा के क्वेश्चन है, जो आपको 100% लगेगा आपने वो लगाना है, इसमें आप तुक्के की कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल जो है ना, ये जो एनक्लेक्स एग्जाम है ये बिल्कुल रैशनल बेस है, और ये तुक्का बेस नहीं है, और ना ही आपने इसमें तुक्का लगाना है किसी भी किस्म का। ये टोटल जो है ना रैशनल बेस है, आपके नॉलेज बेस है। ठीक है, तो इसमें मतलब इस तरह के आपसे कोई भी मतलब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप जो उनकी चीजें थी आप टेक्स्ट के अंदर उनको हाईलाइट करें। ठीक है, कर्सर आपके पास होगा, जैसे ही वो क्वेश्चन आपको देगा उसमें से उसने कहना कि जो जो चीजें इस डिजीज से रिलेटेड थी, इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, फोकस्ड हैं, आप काइंडली उनको हाईलाइट कर दें। तो आप वो पूछेगा, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें आप। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप क्लोज, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है कि एंड सेंटर में एंड है, और पहले भी ब्लैंक जगह है और एंड भी ब्लैंक जगह है, वर्ड चॉइस है। ठीक है, तो इसमें आपने कोरिलेशन देखना होता है एक दूसरे के साथ कि इनका कोरिलेशन क्या है। मतलब ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने ऊपर रखने हैं कि किन का कोरिलेशन है, ड्रॉप एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपने। ठीक है, जिस तरह मतलब डायबिटीज है, डायबिटीज का रिलेशन जो है ना इससे मतलब जो इसके भूख बहुत ज्यादा लगती है, यूरिन बहुत ज्यादा आता है, मतलब इस तरह के ना मतलब हाइपोथायराइडिज्म है उसका कैल्शियम से है, विटामिन डी से क्या रिलेशन है। तो इस तरह ड्रैप एंड ड्रॉप क्लोज क्वेश्चन आएंगे कि एक दूसरे से रिलेशन क्या होता है। तो जिसने डिजीज वगैरह पढ़ी होगी वो ही मतलब जो है ना उनका कर सकता है, उनका जो है ना ड्रॉप एंड ड्रैग वाले क्वेश्चन कर सकता है पेशेंट की हिस्ट्री में जाके। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे। जिस तरह यूएन स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने लिखा हुआ है, सीरम सोडियम लिखा हुआ है, सीरम पोटाशियम लिखा हुआ है, WBC काउंट है। तो ये चारों चीजें कौन सी इसमें कोरिलेशन है वो आप इनमें मतलब बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले हम। ड्रॉप डाउन रैशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि रैशनल उसका देना है। ठीक है, अब जिस तरह ये इसने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है, कहता है जी यू विल बी गिवन वन सेंटेंस विद वन कॉज एंड 1 to 2 इफेक्ट है। सही है, यानी कि कॉज आपको एक दी जाएगी और उसके जो इफेक्ट हैं उसके 2 दिए जाएंगे। तो वो आपने मतलब जो है ना उसके सामने लिखने हैं। कहता है ड्रैग वन कंडीशन एंड वन क्लाइंट फाइंडिंग टू कंप्लीट द स्टेटमेंट है। कहता है द नर्स डिटरमिन्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, अब एक्सपीरियंसिंग क्या कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 है वो उसको हाइपोथायराइडिज्म था, हाइपरथायराइडिज्म था, हाइपोपैराथायराइडिज्म था, या हाइपर पैराथायराइडिज्म था। ठीक है, अब जिस तरह हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, आप उसमें देखेंगे हाइपोथायराइडिज्म है जिससे मैथोमाइजोल लेता है, लीवोथायरॉक्सन लेते हैं, क्या लेते हैं उसमें पैराथायराइडेक्टमी करते हैं, या IV कैल्शियम का। आपको पता है हाइपो पैराथायराइडिज्म ये डायरेक्टली कैल्शियम से रिलेटेड होता है, और जो हाइपोपैराथायराइडिज्म है इसमें लीवोथायरॉक्सन देते हैं। तो ये कोरिलेशन किस तरह करते हैं, तो ये आपने रैशनल बताना है कि एक डिजीज का जो रैशनल है वो ये वाला है। इस तरह ये ड्रैग एंड ड्रॉप रैशनल्स होते हैं। नेक्स्ट चलें अब। लेटेक्स मल्टीपल रिस्पॉन्स। ड्रॉप डाउन क्वेश्चन मैट्रिक्स है मल्टीपल, जो है ना मैट्रिक्स मल्टीपल रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपको एक चीज मतलब दी जाएगी, आपने उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स जो है ना वो सिलेक्ट करने होते हैं। जिस तरह असेसमेंट फाइंडिंग्स लिखी हुई है इसमें, आर्थराइटिस लिखा हुआ है, जनरलाइज वीकनेस है, फ्रैक्चर है। तो एक आपको स्टेटमेंट दी जाएगी पेशेंट के बारे में। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल, द नर्स इज रिव्यूइंग द क्लाइंट्स असेसमेंट डाटा। ठीक है, अब उसमें देखना है कि डिजीनेस किस किस में होती है। ठीक है, जनरलाइज वीकनेस में डिजीनेस होगी, फ्रैक्चर में भी वीकनेस होगी, वो आपने सेलेक्ट कर देने हैं। फटीग किस में होगी, मतलब फटीग असेसमेंट फाइंडिंग में आर्थराइटिस में भी हो रही है, जनरलाइज वीकनेस में भी हो रही है, फ्रैक्चर में भी हो गई है। तो ये जो मैट्रिक्स या मल्टीपल रिस्पॉन्स है ये इसमें आपको क्वेश्चन आते हैं। मुझे भी ये शायद 2 से 3 इस तरह के क्वेश्चन आए थे
कि फाइंडिंग्स के मुताबिक आपने जो जो साइन एंड सिम्टम्स होती हैं वो सिलेक्ट करनी होती हैं। नेक्स्ट चले मतलब ये तो सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। मल्टीपल रिस्पॉन्स है, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। वो ये सेटा वाले क्वेश्चन है, सही है। ये दिखा है कि कैन हैव 5 to 10 ऑप्शन, यानी कि इसमें 5 ऑप्शन हो सकती हैं, 6 से 10, मतलब जितनी मर्जी ऑप्शन हो सकती हैं। तो ये सेटा का मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया कि सेटा का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सही है। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि जो भी एग्जैक्ट होती है ना, आपको जो स्टेटमेंट 100% सही होती हैं, तो वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती है। और मैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे ये कहूंगा कि इसमें तुक्का नहीं लगाना, काइंडली आपने बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना। जिसमें आप 100% श्योर हैं काइंडली वो आप सिलेक्ट करें इस तरह, क्योंकि जो सही वाले होंगे मार्क्स उनके ही मिलेंगे। अगर आपने कुछ गलत कर दी है, 2 सही कर दी हैं, 2 गलत कर दी हैं, तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर तो आपके 2 बिल्कुल वाले सही हैं, कुछ में आपको डाउट है वो आपने नहीं लगाया, तो जो सही वाले हैं उनके आपको पार्शल स्कोर मिल जाएंगे। तो इसी तरह आपके पॉइंट्स थोड़े पासिंग की तरफ ज्यादा हो जाएंगे। तो काइंडली बिल्कुल तुक्का इसमें नहीं लगाना, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। नेक्स्ट चले। ये भी सेम है, मल्टीपल रिस्पांस ग्रुपिंग है या हाँ, एक्सटेंडेड। मल्टीपल रिस्पॉन्स ग्रुपिंग है, ठीक है। मल्टीपल रिस्पॉन्स ग्रुपिंग में कह रहा कहता जी ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन अ टेबल है, देयर कुड बी 2 to 5 कॉलम्स विच कुड बी विच हैव 2 to 4 आंसर ऑप्शंस पर कॉलम है, सही है। अब जिस तरह इन्होंने लिखा हुआ है कंसर्न्स क्या है, लो ब्लड प्रेशर, सही है। पोटेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन आपने क्या करनी है, मतलब एक कंसर्न उसने शो कर दिया है, आगे से आपने सिलेक्ट करना है जी एडमिनिस्टर मेटोप्रोलोल लगाएंगे, रिक्वेस्ट फॉर ऑर्डर एंड आईवी फ्लूइड करेंगे, रेज द क्लाइंट्स हेड ऑफ द बेड है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है, उसमें से जो जो सही होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। इसका मतलब होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स ग्रुपिंग है, यानी कि इसमें ग्रुप की शक्ल में जो है ना डाटा दिया होता है, तो वो आपने सिलेक्ट सिलेक्ट करना होता है। जिसका सेफ्टी है, कहता कीप द रूम वेल लिट है। आगे इन्फेक्शन है, आप इन्फेक्शन को किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं एज ए नर्स ना। तो इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स होते हैं और एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, वो आप लोगों ने सिलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट चलें आप। प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन। जी प्रायोरिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैंने जब एनक्लेक्स दिया था मुझे प्रायोरिटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। और ये जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे ना, ये प्रायोरिटी और सेकंड नंबर पे ये जो होते हैं डेलीगेशन। डिस्चार्ज टीचिंग प्लान, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे आए थे, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्वेश्चन जो है ना नर्सिंग वालों का, जिस तरह ट्रायल सिस्टम होता है ये वो, तो ये जब ऐसा ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा आपने प्रायोरिटी क्वेश्चन किस तरह करने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है ना कि 3 से 4 मतलब एक पेशेंट आया है, तो फर्स्ट आपने जो पेशेंट है उसका सबसे पहले काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल एसओबी के साथ पेशेंट आ रहा है, इमरजेंसी आया है, सबसे पहले क्या आप आईवी लाइन लगाएंगे या उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, या आप उसको पेन किलर देंगे या उसका हेड साइड एलिवेट करेंगे। तो ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। प्रायोरिटी में सबसे पहले आपने एबीसी चेक करना है, पेशेंट का एयरवे। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का एयरवे क्लियर करना है, सही है। उसके बाद ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग कैसी उसकी हो रही है, सी पे सर्कुलेशन है, सही है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने उसको प्रायोरिटाइज करना है पेशेंट को। तो फिर आप यूएसए में एज ए सेफ नर्स जो है ना वो जॉब कर सकते हैं, और वहां पे ये एनक्लेक्स का एग्जाम पास कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाला, शकील इसमें भाई, मैस्लो हायरार्की बेसिक मैं नीड है। मैं इसमें कुछ चीजें ऐड कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जी जिस जी तरह आपने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रायोरिटाइजेशन से होता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये है कि हमने प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चन किस तरह समझना है कि प्रायोरिटाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, द व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट या व्हाट इज द इनिशियल रिस्पांस, व्हिच एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। तो ये इंडिकेशन जो है ना, ये आपको बताएगा कि दिस इज प्रायोरिटाइजेशन स्टाइल क्वेश्चंस। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो रूल बताए वो एबीसी रूल से, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दिए नीचे। अब सेकंड जो है ना, हमने प्रायोरिटी को जो देखनी है वो मैस्लो हायरार्की नीड्स है, बेसिक्स नीड्स। फिर इसके बाद थर्ड जो है ना वो हमारे नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा ना, सीपी जो हम करते थे, नर्सिंग केयर प्लान, असेसमेंट है और डायग्नोसिस है, फिर प्लानिंग है, ये ठीक है।
तो हमें इसी रूल्स को फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना है, अगर एबीसी रूल्स फॉलो हो जाती है तो ठीक है, फिर मेसलर के रूल्स, फिर जो है नर्सिंग प्रोसेस की तरफ जाता है। और इसके बाद हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास पेशेंट है एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। अगर एक्यूट इशू है तो ये प्रायोरिटाइजेशन पे है, क्योंकि क्रॉनिक ऑलरेडी काफी अर्से से चलता है, ठीक है। फिर हमने देखना है कि स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है हमने पहले उनको देखना है, फिर जो स्टेबल है वो बाद में देखना है। तो ये प्रायोरिटाइजेशन एंड क्वेश्चंस एंड डेप्थ में अगर आप लोग समझ गए तो इससे मैं समझता हूँ कि 30-40% पार्ट वाज द प्रायोरिटाइजेशन। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा और आप एलिमिनेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी आप आगे, हाँ कंटिन्यू कर ले, आगे क्या है? सभी को ऑलरेडी अप्लाई आपने बता दिया। हाँ भाई, सेटा, हाँ सेटा मैंने बता दी है। ठीक है, यानी कि इसमें वो ट्रू एंड फॉल्स वाला रूल आपने अप्लाई करना होता है कि अच्छा कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। बिल्कुल, इसमें ये, हाँ बिल्कुल, ये आपने बताया ट्रू और फॉल्स चेक करनी है, अवॉइड आंसर विद एब्सोल्यूट। मसलन अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन आते हैं ऑलवेज, नेवर, एवरीवन, नन, ऑल, ओनली, ऑल, एक्सेट्रा, तो इस तरह जो है ना आंसर जो है ना ये आपने खासकर जो है ना ये देखनी है। इस तरह आंसर आपने, मतलब जो आंसर होंगे वो वाला आंसर आपने छोड़ना है। मतलब अगर आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन में ये लिखा है ऑलवेज, तो वो वाला तो आंसर एलिमिनेट कर दें। या नेवर लिखा है, या एवरी लिखा है, या नन लिखा है, या ऑल लिखा है, या ओनली, या ऑल, इस तरह जो वर्ड्स लिखे हैं वो आंसर आप एलिमिनेट कर ले। ये बहुत जबरदस्त तरीका है टिप्स एंड ट्रिक्स का, कि किस तरह आप एलिमिनेशन कर ले और आंसर की तरफ आए। अच्छा, ये उसने कुछ टिप्स बताई है कि फार्माकोलॉजी क्वेश्चन आप कैसे समझेंगे, जो लास्ट में आते हैं, प्रिल आते हैं, लोल आते हैं, आइड आते हैं, तो इससे आपको समझ आ जाती है कि ये कौन से टाइप्स ऑफ ड्रग्स है। तो ये मेरे ख्याल में ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बातें हैं। डेलीगेशन क्वेश्चंस क्या है, डेलीगेशन भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके पास यूएसए में तीन किस्म के जो है ना हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वार्ड में। एक होता है आपके आरएन, रजिस्टर्ड नर्स, जिस तरह इंक्लेक्स आरएन होता है। फिर आपके पास होते हैं एलपीएन, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स, या साथ में आपके साथ एलवीएन, जिसको लाइसेंस वोकेशनल नर्स कहते हैं। और थर्ड आपके पास जो होते हैं अनलाइसेंस असिस्टिव पर्सनल, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखना है कि कौन सा पेशेंट कौन सा काम करेगा, कौन सा स्टाफ कौन सा काम करेगा। तो इसमें अगर आरएन देखे तो आरएन के लिए उन्होंने ये एक्सप्लेन किए हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसमें अनस्टेबल क्लाइंट्स है, स्टार्टिंग ब्लड प्रोडक्ट हो गया, स्टेराइल प्रोसीजर हो गया, आईवी एंड आईवी मेडिकेशन हो गया, ठीक है। या इस तरह जो ये चीजें आरएन का काम है। अब ये चीजें कौन सी चीजें डेलीगेट नहीं करनी, इनिशियल टीचिंग, दिस इज नॉट बी डेलीगेटेड। हाँ, डिस्चार्ज टीचिंग वो जो है ना एलपीएन दे सकता है, लेकिन इनिशियल टीचिंग आप जो है ना एलपीएन को नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकते। इनिशियल असेसमेंट आप किसी को भी नहीं दे सकते। प्लानिंग हो क्या, डिस्चार्ज या इनिशियल एजुकेशन टीचिंग, वो जो है ना आपने डिस्चार्ज टीचिंग भी जो है ना वो आरएन ही देगा। हाँ, लेकिन अगर सेकंड टीचिंग देना है, सेकेंडरी टीचिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आप एलपीएन दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टीचिंग और डिस्चार्ज टीचिंग वो सिर्फ और सिर्फ आरएन ही करेगा। फिर एलपीएन का भी नीचे लिखा है कि ये इनका एलपीएन का काम है। फिर आगे नीचे बताया है यूएपी का क्या काम है। अब यूएपी का काम जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करेगा, आपका आईओ चार्ट मेंटेन करेगा, इनपुट आउटपुट, ठीक है, लेकिन वो भी स्टेबल पेशेंट में। या इसके अलावा वाइटल साइंस करेगा, वो भी स्टेबल पेशेंट में। लेकिन अगर पेशेंट की वाइटल ड्रॉप हो गई है, अनस्टेबल पेशेंट है, तो वो वाइटल साइंस यूएपी नहीं करेगा, बल्कि वो आरएन ही करेगा। तो इस तरह आपने सिचुएशन की देख के आपने डेलीगेशन करवानी है, किसी को कौन सा काम आपने डेलीगेट करवानी है। ये आगे हॉट स्पॉट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट क्वेश्चन का मतलब भी यही है कि मतलब आपने जो डायग्राम होगा, डायग्राम में आपको कहेगा कि कौन से जगह पे हमने ये असेसमेंट करनी है, तो आपने वहां पे क्लिक करनी है कि ये जो है ना पोजीशन जो है ना यहाँ पे हम ये असेसमेंट कर सकते हैं। इसको हॉट स्पॉट क्वेश्चन कहते हैं। और ये रूम असाइनमेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपने फर्स्ट जो है ना रूल्स पे अप्लाई करके आपने रखना है, ठीक है। ये या इसके अलावा आइसोलेशन प्रिकॉशन पेशेंट है, तो कौन सा पेशेंट किसके साथ रहेगा, कौन सा पेशेंट किसके साथ नहीं रहेगा। तो ये तकरीबन इसी तरह जो है स्टाइल क्वेश्चन है। तो शबीर भाई, यहाँ तक हमारे तकरीबन ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। फिर जी जी। ये केस स्टडीज वगैरह आपने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये कुछ चीजें दोबारा आती है, और ये कुछ चीजें जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हाँ हैं। जी। तो जी अभी जी। स्टार्ट पे आते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है, ताकि किसी का कोई आंसर क्वेश्चन हो तो हम कर लें, ताकि आगे हम शेड्यूल डिस्कस कर ले कि हमने आगे क्या प्लान करनी है। जी जी। ठीक हो गया। अब सबका ना माइक ओपन कर दें, ये सारे जितने भी कैंडिडेट हैं